जी, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कुछ ईसीजी एब्नॉर्मैलिटीज। इनमें सबसे पहले आ जाती है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि किसी वजह से ना एट्रिया में मतलब एक ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल है, तो इसमें एब्नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, सही है। और एज ए रिजल्ट जो एबी नोड है ना वो वक्तन स्टिमुलेट होता रहता है, ठीक है। और हमें पैटर्न कैसा मिलता है कि आप कहोगे कि पी वेव्स आएंगी, ठीक है, और इरेगुलर सी, और बीच में क्यूआरएस आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करो ना, तो इरेगुलर आ रहा है इंटरवल, मतलब इरेगुलर जो आर इंटरवल है ना, वो कहीं ज्यादा है कहीं कम है। ऐसे ही एक बात आपने ये नोट की, और दूसरी बात आपने नोट की कि जो अपने पास पी वेव्स हैं बड़ी अजीब सी रैंडम सी हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम साथ में एट्रियल फ्लटर को भी डिस्कस करते हैं। एट्रियल फ्लटर में क्या होता है कि उसमें ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है राइट एट्रियम में, एट्रियल फिब्रिलेशन से भी ज्यादा, काफी ज्यादा, इतनी ज्यादा कि मसल्स हर टाइम जो एवी नोड है ना वो स्टिमुलेट हो रहा होता है, हर टाइम हर लम्हे। लेकिन अब एवी नोड आपको पता है उसका एक रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है कि वो अपने रिफ्रैक्टरी पीरियड से पहले दोबारा इम्पल्स को आगे नहीं पास करता, ऐसे ही है ना। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि चूंकि हर टाइम स्टिमुलेट हो रहा है ना, तो सिर्फ रिफ्रैक्टरी पीरियड तक इम्पल्स पास नहीं होती, और जैसे ही वो दोबारा नॉर्मलाइज होता है इम्पल्स पास हो जाती है। तो एट्रियल फ्लटर में आप देखोगे कि आपको एक रिदम मिलेगा, आर इंटरवल जो है ना रेगुलर होगा। उसकी वजह ये कितना कितना का होगा आर इंटरवल, जितना रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा उसका एबी नोड का। मतलब जैसी वो टाइम खत्म होगा दोबारा आर वेव आ जाएगी, जैसी खत्म होगा आर वेव आ जाएगी, जैसी खत्म होगा आर वेव आ जाएगी। और मुसलसल पी वेव्स, मतलब एक आ रहा होगा, इसे कहते हैं सा टूथ अपीयरेंस। ये जो आती है ना एट्रियल फ्लटर में, समझ आई। एट्रियल फ्लटर में आर इंटरवल नॉर्मल कैसे है, क्योंकि मसल्सल एबी नोड स्टिमुलेट हो रहा है। और जबकि जो एट्रियल फिब्रिलेशन में है उसमें एट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल है, लेकिन इतनी ज्यादा न्यू एक्टिवेट कर रही कि कभी आती है कभी नहीं करती, कभी करती है कभी नहीं करती, ठीक है। तो उसकी वजह से एक तो इरेगुलर पी वेव्स होंगी, और दूसरा जो क्यू आर है इंटरवल्स वो भी इरेगुलर होगा। तो ये प्रेजेंटेशन होगी, इन दोनों में डिफरेंस है एट्रियल फ्लटर में और एट्रियल फिब्रिलेशन में। इसमें आपको इरेगुलर आर इंटरवल मिलेगा, सही है, और इसमें आपको सा टूथ अपीयरेंस मिलेगी। अच्छा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जब वेंट्रिकल में फिब्रिलेशन हो रही होगी तो किसी किस्म का आपको रिदम नहीं मिलेगा, बड़ी ही ना कोई ऐसी खराब सी करके आपको मिलेगी, ये इसी की आपको इस तरह की मिलेगी, ठीक है। तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होगा, कोई आपको कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं बनेगा, और इसमें आपको इमीडिएटली सीपीआर देना पड़ता है, अदरवाइज बंदा एक्सपायर कर जाता है। फिर अपने पास डिग्री ब्लॉक्स आ गए। आपको पता है फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में ये होगा कि जो पीआर इंटरवल है वो ज्यादा होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा, लेकिन कोई भी बीट मिस नहीं हो रही होगी। जितने पी वेव्स आएंगी उतनी आर वेव्स आएंगी, सारी पास करेगा, लेकिन स्लो स्लो पास करेगा, लेकिन करेगा। तो पीआर इंटरवल आपका प्रोलॉन्ग्ड होगा। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, जो एवी नोड होगा वो उसकी अब वो कुछ बीट्स को मिस करना शुरू कर देगा, सही है। फर्स्ट डिग्री में किसी भी बीट को मिस नहीं करेगा, सेकंड डिग्री में कुछ बीट्स को मिस करेगा, और थर्ड डिग्री में तमाम बीट्स को पास ही नहीं करेगा, सबको मिस करेगा, ठीक है। तो जब सेकंड डिग्री है ना, उसकी दो टाइप्स आ जाती है, मोबिट्स टाइप 1 और मोबिट्स टाइप 2। टाइप 1 में ये होगा, जब टाइप 1 में ये होगा कि जो पी बाज है ना, लेंथनिंग होगी पहले तो पी आर इंटरवल की ना, मतलब लाइक सॉरी अगर हम इसको ड्रा करें, ये पी, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। फिर टी वी वाई जो भी है, फिर पी वी वाई, थोड़ा सा लेंथनिंग हुई पी आर इंटरवल की, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। फिर पी, अब और ज्यादा लेंथनिंग हुई या फिर मिस होगी एक पी इंटरवल। तो असल चीज क्या है कि इसमें ना वक्त के साथ साथ एक मिनट, जो पी आर इंटरवल है, जो पी आर इंटरवल है, ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है, इसमें ना वक्त के साथ साथ आप देखोगे लेंथनिंग होती जाएगी, और फिर अचानक से कोई बीट मिस हो जाएगी, फिर दोबारा से उसी तरह नॉर्मल आएगी, फिर लेंथनिंग होती जाएगी फिर मिस हो जाएगी। तो ये होगा मोबिट्स टाइप 1 में।
मोबिट्स टाइप 2 में क्या होगा कि लेंथ सेम रहेगी, रेगुलर पीआई इंटरवल की लेंथ सेम रह रही होगी, लेकिन अचानक से कोई एक बिट मिस हो जाएगी। लाइक जिस तरह इस वाले में देखें तो ये हम लोग कहते हैं कि लाइक इतनी ही आएगी, सॉरी टी आ गई, फिर पी आ गई, उतनी लेंथ आ रही है बार बार, ऐसी है ना। पी आर इंटरवल सेम है, लेकिन ये वाली एक मिस होगी, फिर दोबारा पी, इस तरह होगा कि जो पी आर इंटरवल है वो सेम रह रहा होगा, लेकिन अचानक से एक बीट ही इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही नहीं आएगा, वो मिस हो जाएगी। तो ये मोबिस टाइप 2 है, ठीक है। इसमें अब डिपेंडिंग अपॉन कितनी पी आ रही है उसके बाद कितना, जिस तरह कि अब जिस तरह की बात होता है कि एक पी 2 पी के बाद जाके ना एक क्यूआरएस आ रहा होता है, मतलब एक मिस हो रही होती है, या फिर इस तरह भी हो रहा होता है ज्यादा सवेर होकर 3 पी के बाद जाके एक क्यूआरएस आ रहा होता है। तो इसको आपने करना देखेंगे 2:1 या 3:1 के 3 पी आ रहे हैं फिर जाके एक क्यूआरएस आ रहे हैं। तो इस तरह इसकी ना रेशो भी हम बताते हैं मोबिस टाइप 2 की। जो थर्ड डिग्री है उसमें क्या होगा, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा, पी वेव्स और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कोई ताल्लुक नहीं होगा, पी वेव्स अपने हिसाब से चल रही होंगी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपने हिसाब से आ रहे होंगे। और आपको मैंने इसी में बताया था कि आपको एट्रियल रीपोलराइजेशन भी अपीयर होना शुरू हो जाएगी, उसकी वेव भी अपीयर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम पता है क्या होता है? इसमें ये है कि लाइक अगर सपोज किसी बंदे का ये हार्ट है, ठीक है, तो नॉर्मली आपको पता है कि जो भी पास करनी है ना पल्स, वो एवी नोड से पास करनी है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, लेकिन किसी वजह से कोई चैनल एक एक्स्ट्रा निकल आते हैं, सही है, कनेक्शन डेवलप हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली तो ये होना था ना कि पहले ऐसे नोड से एट्रिया वगैरह में जाके एवी नोड पे जाना था और वहां से आगे जानी थी, लेकिन इस चैनल के थ्रू जल्दी भी निकल जाती है, बाईपास कर जाती है एवी नोड को, और उसकी वजह से ना पीआई इंटरवल शॉर्ट हो जाते हैं और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइट सा हो जाता है। लेकिन समझने वाली है ये, मेरे ख्याल से इसके हवाले से ना कोई एमसीक्यू आया नहीं है, तो इनको भी हम स्किप कराते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, एट्रियल फिब्रिलेशन में आपको पता है कि ब्लड की वहाँ रुक रहा होता है, फ्लो अच्छा नहीं हो रहा होता है, एम्बुलेंस बनने का चांस होता है। तो जब भी आपको एक बंदा एफिब के साथ मिले ना, आपने उसको एम्बुलेंस से बचाना है। मेजर कॉम्प्लिकेशन ये है, एफिब का इतना नुकसान नहीं है, दिल से ही गुजारा कर रहा होता है, ठीक है ना, तो फीलिंग हो रही होती है वेंट्रिकल्स की कुछ ना कुछ गुजारे लाइक, लेकिन एम्बुलेंस खतरनाक है, उसकी वजह से फिर स्ट्रोक हो सकता है, तो उसको बचाना मेजर, इसलिए आपने हेपरिन देनी होती है, आईवी हेपरिन। खास तौर पे अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है उसमें आप वारफरिन नहीं दे सकते ना, आप आगे एमसीक्यू आएगा। तो इस्केमिक स्ट्रोक, एम्बोलिज्म एट एफिब के अंदर इरेगुलर आरआर इंटरवल होता है। अच्छा, इसकी रीजन क्या होती है? एफिब की मोस्टली माइटल स्टेनोसिस होती है, एट्रिया का साइज ज्यादा हो जाता है और फिर एफिब हो जाता है। इरेगुलर पल्स आ रही है, ये भी एफिब की निशानी है। पी वेव्स एब्सेंट है और इरेगुलर पीआई इंटरवल, माइटल स्टेनोसिस, एट्रियल फिब्रिलेशन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन, इरेगुलर आरआर इंटरवल, प्रेग्नेंट फीमेल आई है, एफिब के साथ क्या दोगे? आईवी हेपरिन दो, ताकि क्लोट ना बने, इस्कीमिया ना हो, मतलब इस्कीमिक अटैक ना हो ब्रेन का। बाकी हम देख लेंगे, सही हो गया। फिर अब देखें ये एक अलग सिनेरियो, अगर कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ आई है और उसमें भी इरेगुलर आ रहा, मतलब एफिब चल रहा है और थायरोटॉक्सिकोसिस की पेशेंट है वो, तो उसमें ना ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है बीटा ब्लॉकर, सही है, ये अपनी याद रखना है। थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिक एट्रियल फिब्रिलेशन में बीटा ब्लॉकर्स, उसमें भी प्रोप्रानोलोल, ये आप कह लो फर्स्ट लाइन है। अच्छा, लेकिन इसके लिए ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आईवी हेपरिन, ये आपको खुद कंफर्म करना पड़ेगा कि ये देनी देनी तो होगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आपने उसको तो बचाना है। तो इसकी कहाँ इंपॉर्टेंस आती है, मतलब अगर ऑप्शन में दोनों हो तो क्या चूज करना है, इसको आपको सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, एट्रियल फ्लटर आ गया, इसमें 60 उत्प्रेरस आती है, 60 उत्प्रेरस आती है, 60 उत्प्रेरस आती है। और एट्रियल फिल्टर में ना हार्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जितना नो एवी नोड मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम जा सकता था ना, सिर्फ अब रिफ्रैक्टरी पीरियड का ही गैप आ रहा है, बाकी मुसलसल एवी नोड पास कर, मुसलसल पास करे, 200 से 350 बीट्स पर मिनट तक जा सकते हैं, इतना तेज। अच्छा, अब हमने हार्ट ब्लॉक्स आ गए, तो एक बंदा बीटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल कर रहा था, आपको पता है बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो क्या करते हैं, हार्ट को स्लो डाउन करते हैं, एवी नोडल डिले काज करवाते हैं, तो वो फर्स्ट डिग्री ब्लॉक
ड्रग इंड्यूस्ड फर्स्ट डिग्री ब्लॉक का आज करवा सकते हैं ना, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल करवा के। और प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है, कोई बीट मिस नहीं हो रही, तो ये फर्स्ट डिग्री है, ईसीजी की है। और प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन हो रही है पीआर इंटरवल की, उसके बाद एक बीट मिस हो रही है, तो मोबिट्स टाइप 1 है। 3:1 है पी टू क्यूआरएस की, मतलब 3 पी आती हैं, उसके बाद जाके एक क्यूआरएस आते हैं, 2 मिस होती है, 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिस होते हैं, फिर तीसरी पी वेव पे जाके, तो ये मोबिट्स टाइप 2 है। इसमें रिदम आपको इस तरह मिलता है ना। अच्छा, इसी तरह आपको वही के 3 पी वेव्स है और फिर जाके एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो मोबिट्स टाइप 2 है। और पेयर्ड एंड वेंट्रिकुलर ईसीजी, वेंट्रिकुलर बीट स्लोअर देन एट्रिया, ठीक है। तो इसमें ये असल चीज ये है कि एट्रिया लाइक पी वेव तो आपको 3 दफा आ रही है, हर बारी में 3 दफा आ रही है, और फिर जाके एक दफा वेंट्रिकल आ रहा है, तो जो आपको पल्स फील हो रही है वो कम फील हो रही है। पल्स फील होती है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप, मतलब वही बात है कि 3:1 वाली बात है कि वेंट्रिकुलर रेट कम है और एट्रियल रेट ज्यादा है, अगर आप समझो। सेकंड डिग्री ब्लॉक में वेंट्रिकुलर रेट कम होगा एट्रियल से। एट्रियल रिपोलराइजेशन जब नजर आना शुरू हो जाए तो थर्ड डिग्री ब्लॉक आपने सोचना है। रिपोलराइजेशन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। अच्छा, एबी नोडल ब्लॉक होता है और थर्ड डिग्री ब्लॉक है। इन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक ये वही चीज आ गई, इसको आपको चेक करना पड़ेगा, ये क्या लिखा हुआ है, अजीब सी बात लिखी है। अच्छा, अब इसमें यह है कि एक वुमेन है, उसको टैकीकार्डिया फील होता है जब भी वो एक्सरसाइज करती है, स्ट्रेस हम सबको होते हैं, जब स्ट्रेस हो भागे टैकीकार्डिया होते हैं, और बाद में जब रेस्ट को तो ठीक हो जाता है, ये साइनस टैकीकार्डिया है, ठीक है ना। नॉर्मली आपको रेट होता है 60 से 100 से ऊपर रेट जाता है तो वो टैकीकार्डिया होता है, 60 से कम जाता है तो ब्रेडिकार्डिया होता है। लेकिन आपने देखना होता है कि रिदम साइनस है कि नहीं, साइनस मतलब पीवेव आएगी फिर क्यूआरएस आएगा, रेगुलर चल रहा होगा, तो ये एक साइनस टैकीकार्डिया कहेंगे अगर सब कुछ नॉर्मल है लेकिन फास्ट हो गई। पेशेंट कम्स विद सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो होता है ना, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मतलब ये कि वेंट्रिकल से ऊपर कोई रीजन है जिसकी वजह से बार बार इंपल्स आ रही है, और जिस तरह की एट्रियल फिब्रिलेशन एक सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, सही है। तो ऐसे केस में आपने क्या करना होता है, आपने कोई ऐसी चीज देनी होती है जो कि एवी नोड को जरा स्लो कर दे, इसकी रिफ्रैक्टिव पीरियड को बढ़ा दे, ताकि वेंट्रिकल में स्लो स्लो ही आए, नॉर्मल स्पीड से ही आए। तो उसमें जो फर्स्ट लाइन है ना वो है एडिनोसिन। क्या है? एडिनोसिन फर्स्ट लाइन। अगर ये ना ऑप्शन में हो तो फिर उसमें वेरेपामिल, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी आप यूज कर सकते हो स्लो डाउन करने के लिए आपके एवी नोड को, सही है। अच्छा, फिर आगे के 60 साल का बंदा है और उसका ये सारा मसला चल रहा है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स एबनॉर्मल है, रेट 140 से 200 है, तो ये एबनॉर्मल क्यूआरएस कम्प्लेक्स का आना, बस में उसने इतना कुछ खास बताया नहीं, ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है इस बंदे को मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, और इसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो और इस्केमिक हार्ट डिजीज भी चल रही हो, तो उसमें आपने लिडोकेन प्रेफर करनी है एज कम्पेयर टू एम्यूडोरोन। तो इस वजह से ना ऐसी कंफ्यूजिंग बातें, नया सवाल आएगा तो पता है हमसे होगा कि which of the following drug is used to prevent tachydysarrhythmias in patients with Wolff Parkinson syndrome। तो उसमें ड्रॉप है डोर लिखा हुआ है, लेकिन ये पहले यूज होती थी, अब ये यूज नहीं होती, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही था पॉसिबल। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ऑन ईसीजी इन राइट वेंट्रिकुलर टिश्यू डैमेज होगा, ठीक है। अगर राइट वेंट्रिकुलर टिश्यू डैमेज होगा तो इसका आपको आई गेस आइडिया होगा ही थोड़ा सा ना। अगर मतलब हम लोग ये सपोज करें कि ये लेफ्ट है, ये राइट वेंट्रिकल है, और राइट वेंट्रिकुलर टिश्यू थोड़ा डैमेज है, ये टिश्यू डैमेज है, तो डेफिनेटली जो आपका ज्यादा करंट फ्लो करेगा वो किस साइड पे करेगा, इस साइड पे ज्यादा जाएगा ना, इससे तो मतलब डैमेज है कम जाएगा, तो आपको इस तरफ की राइट एक्सिस सॉरी लेफ्ट एक्सिस की डेविएशन मिलेगी, सही है। एब्सेंट पी वेव्स ऑन ईसीजी अगर हो तो नोडल, जो एबी नोडल रिदम होते हैं ना, जंक्शनल रिदम भी जिसे हम कहते हैं, तो उसमें पी वेव्स नहीं आती है, पहले देख चुके हैं। री एंट्री सर्किट सीन इज
पैरोक्सिस्मल नोडल टैकीकार्डिया, ये एक्चुअली पुराना नाम है पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। मतलब नोडल टैकीकार्डिया भी एवी नोड से भी वेंट्रिकल से पहले आता है ना, तो ये भी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। तो इसमें पैरोक्सिस्मल नोडल टैकीकार्डिया में जो मोस्ट कॉमन रीजन होती है ना ये डेवलप होने की, उसका रीजन होती है एवी नोडल री एंट्री सर्किट के। इसमें मतलब ये होता है कि एवी नोड का कोई सर्किट डेवलप हो जाता है जो कि बार बार आके से रीस्टिमुलेट करता रहता है। तो ठीक है, ये वही इसने बात पूछी है। री एंट्री सर्किट हम कहाँ देखते हैं, इसमें री एंट्री सर्किट देखते हैं इसमें। अच्छा, अब है ना ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक क्या होता है ये देख लेते हैं। ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक क्या होता है कि जो तीनों पाथवेज है ना हमारे एवी नोड, वो भी एक ब्लॉक है, जो राइट बंडल ब्रांच है ये भी ब्लॉक है, और जो 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 राइट है वो भी ब्लॉक है, और लेफ्ट वो भी ब्लॉक है। ये भी तीनों ब्लॉक हो ना तब उसको कहते हैं ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक। और उसकी प्रेजेंटेशन इसमें ऐसे लिखी हुई है, पी आई इंटरवल लंबा हो जाएगा और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी लेकिन लेफ्ट हाइपरट्रोफी नहीं होगी। अच्छा, अगर वेगल स्टिमुलेशन करें तो पी आई इंटरवल ज्यादा होगा, पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा करें। कैरोटिड मसाज करें तो कैरोटिड मसाज करने से वेगल स्टिमुलेशन होती है ना, और उससे भी पी आई इंटरवल ज्यादा होगा। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया कि पेस मेकर के हवाले से कुछ सवाल आ गए। अगर वो कहता है कि पी वेव एब्सेंट है और क्यू आर एस कम्प्लेक्स एंड टी वेव्स नॉर्मल बन रही है, इसका मतलब है कोई जिस तरह के यही हो सकता है पैरोक्सिस्मल नोडल टैकीकार्डिया हो सकता है, सही है। तो ऐसे केस में अपने पेस मेकर कहाँ रखना है, आपने रखना है एबी नोड, ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल अजीब सा, बल्कि हम एमसीक्यू ही करते हैं। कहते हैं कि पेशेंट को पी वेव्स और क्यूआरएस कम्प्लेक्स में डिसोसिएशन है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये कब आता है, थर्ड डिग्री ब्लॉक में। ऐसे ही होता है ना, जब थर्ड डिग्री ब्लॉक होता है तो उसमें पेस मेकर अपने कहाँ रखना है, राइट एट्रियम में पेस मेकर रखने का फायदे कोई नहीं। आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक तो है, पास ही नहीं करेगी, आपको रखना पड़ेगा राइट वेंट्रिकल में, सही है। तो इसमें आंसर राइट वेंट्रिकल बनना चाहिए मेरे मुताबिक, जिस तरह इसमें बनता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है तो पेस मेकर कहाँ रखोगे, राइट वेंट्रिकल में, सही है। अब वही सवाल आ गया कि अगर पी वेव्स एब्सेंट है, आ ही नहीं रही, और स्टार्ट ही चीज एवी नोड से हो रही है, मतलब समझ रहे हो ना बात को, कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है, टी वेव भी आ रही है, मतलब नोडल पेस मेकर है। तो आपको ना एवी नोड पे ही रखना पड़ेगा और उसको अपने हिसाब से बस चलाना पड़ेगा। पेशेंट प्रेजेंट विद हार्ट रेट ऑफ 25 और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पेसमेकर इज लोकेटेड पर कंजी फाइबर्स। मतलब वैसे क्या है कि एक केस हमारे पास ऐसा है कि आपको पता है जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ना, कि ऐसे नोड का सबसे ज्यादा जल्दी जनरेट कर सकता है, ये तकरीबन नॉर्मली 60 से 100, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 60 से 100 नॉर्मल है। एवी नोड जो होता है वो तकरीबन 40 से 60 की स्पीड से जनरेट कर सकता है, और जो परकंजी फाइबर होते हैं वो कर सकते हैं 20 से 40, ठीक है। तो कहते हैं कि 25 है हार्ट रेट, तो आप खुद बताओ पेस मेकर कौन बनता है, पेस मेकर बनता है परकंजी फाइबर्स। आई समझ। अच्छा, इसको फिलहाल इतना स्टॉप करते हैं।